हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 7 का पार्ट 2। ओके, तो फेडरलिज्म का पार्ट 1 है, वो प्लेलिस्ट में सेव है, आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर ये दोनों जो अपने मैप थे ना, पॉलिटिकल मैप, तो इनको कंपेयर किया था, है ना। फेडरलिज्म का एग्जाम्पल देखा था यूएसएसआर में, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर की वजह से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, एक जगह पे सारी की सारी पावर एक्यूमुलेटेड थी। उस वजह से जो है यूएसएसआर ब्रेक हो गया था 1989 में, है ना? फिर हमने पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल देखा था, है ना? और फिर जो इसके बाद में हमने फेडरलिज्म के बारे में समझा था, इंडिया में जो इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारा देश यूनाइट है ना? और फेडरल सिस्टम जो है, तो फेडरलिज्म के कुछ आइडियाज़ भी समझे थे हमने, जैसे कि फेडरलिज्म जो है, उसमें सेट ऑफ 2 पॉलिटीज़ होती हैं, एक तो रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है ना? यहाँ पर जो है 2 आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो कि एक तो हो गई अपनी सिटीज़नशिप, जो नेशनल लेवल की आइडेंटिटी हो जाती है, दूसरी हो जाती है कि जो रीजनल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल गुजरातीज़, झारखंडीज़, तो ये सारे हो गए, ठीक है? फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्रॉपर डिवीज़न ऑफ पावर उसमें लिखा रहता है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो कि डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट्स के बीच में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं तो, है ना? अब हमें देखना था फेडरलिज्म नाइजीरिया के बारे में भी हमने आपको बताया था। फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान में दिया गया है ना, उसके बारे में देखना है। तो इंडिपेंडेंस के पहले भी जो हमारे लीडर्स थे, जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट थे, हमारे सारे लीडर्स जो थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे और जिन्होंने संविधान बनाया, उसमें से बहुत सारे जो लोग थे, वो क्या थे, नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट थे। तो वो जानते थे कि इतनी बड़ी जो कंट्री है, उसको गवर्न कैसे करें। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, सब लोग जो है ब्रिटेन से पढ़ के भी आए थे, ठीक है। मतलब कुछ लोग पढ़ के भी आए थे वहाँ से, है ना? तो उन्होंने सिस्टम भी देखा था और अंग्रेज़ों ने भी थोड़ा-थोड़ा पावर जो है जो किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया था भारत में, ओके? तो वो जानते थे कि पावर्स का डिवीज़न करना है, जो प्रोविंसेस के बीच में, मतलब कि स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ना अवेयर थे वो इंडियन सोसाइटी के बारे में, पूरी जानते थे अपने देश के बारे में कि कितनी रीजनल डाइवर्सिटी एक्सिस्ट करती है हमारे देश में, है ना? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी एक्सिस्ट करती है, कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे भी लोगों को देखो तो अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? तो डाइवर्सिटी को भी आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, ठीक है? तो पहले आपको मानना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ठीक है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश में बहुत डाइवर्स हैं, डिफरेंट जो रीजन में जो अलग-अलग जगह पे लोग रहते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना? तो अब इनको क्या करना है, इनको पावर भी शेयर करना है हर एक रीजन में। तो जो जनता है उस रीजन की, जो रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनको अपने आप को गवर्न भी करना है, उनको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूँढने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी, है ना? अगर लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि पंचायत में हो गया, म्युनिसिपैलिटी में हो गया, है ना? तो लोकल लोग अच्छे से समझते हैं, फिर पूरे स्टेट की बात आ गई, तो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, फिर नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट होती है ना? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेडरलिज्म के बारे में देखेंगे इसमें। तो एक ही क्वेश्चन आता है कि कितनी पावर्स जो है एन्जॉय करेंगी रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट को इतनी पावर्स नहीं दे सकते कि वो लोग जो है डिमांड करने लगे देश से अलग होने की, है ना? तो जो देखो, जो एगिएशन था, जो मुस्लिम लीग थी ना, तो वो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन चाहते थे मुस्लिम की। पता है, ये जो मुस्लिम लीग थी, जो लीडर्स थे, तो नॉर्मल लोग इतना कुछ लड़ाई झगड़े में संलिप्त नहीं थे, और जो ये लीडर्स थे ना इसके, इनकी वजह से ये सब हो गया, है ना? तो ये लोग क्या चाहते थे कि इनको बहुत सारी पावर्स मिले उस रीजन में, जहाँ पर, और जो ना मतलब कि पार्टीशन के पहले ही जो है डिस्कस किया गया था कि इनको ज़्यादा पावर चाहिए है ना? पहले ही ये लोग जो है डिमांड कर रहे थे। ओके, तो ना जब डिसीजन लिया गया, जब पार्टीशन हो गया था इंडिया का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि फ्रेम करेंगे गवर्नमेंट को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी के प्रिंसिपल पे एंड कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे, बेस्ड ऑन द सेंटर, जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट है ना, सेपरेट पावर्स दी जाएंगी स्टेट को, और कोऑपरेशन भी रहना चाहिए, सब लोग सहमति के साथ में काम करें साथ साथ, है ना? और यूनिटी बना करके चले देश में। तो पार्टीशन के बाद फिर और भी चीज़ें ध्यान से रखी गई, क्योंकि ना फिर ऑलरेडी इंडिया पार्टीशन झेल चुका था, है ना? तो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में फिर से कोई ऐसा इश्यू उठे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था फेडरल सिस्टम का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था। क्या था वो प्रिंसिपल, दैट रिलेशन जो है ना स्टेट एंड सेंटर के बीच में, वो कोऑपरेशन पे बेस्ड होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ना 2 चीज़ देखी जाती है, एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी होता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म फॉर एग्जांपल जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसमें स्वच्छ भारत की रैंकिंग भी होती है कि कौन से स्टेट ने ढंग से काम किया है ना, स्वच्छ जो क्लीन की है अपनी सिटीज। जैसे कि इंदौर जो है टॉप करता है ना, तो दूसरी सिटीज भी उनके साथ में compete करेंगी और अलग-अलग स्टेट compete करते हैं एक दूसरे के साथ में, अच्छी चीजें अडॉप्ट करते हैं एक दूसरे की, है ना? और compete करने के साथ में एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ना सब सारे स्टेट को साथ में काम करना होता है। ओके, जैसे कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, हाँ, रिवर पॉल्यूशन हो गया। गंगा रिवर जो है एक ही स्टेट में थोड़ी ना बहती है, इतने सारे स्टेट से निकलते वो जाती है ना? तो हर स्टेट से जो बड़ी बड़ी सिटीज उसके पास में सेटअप है, वहां पर उससे पॉल्यूशन फैल रहा है। तो सारे स्टेट जो है गंगा रिवर सिस्टम जहां पर फैला है, तो उनको कोऑपरेशन के साथ में सबको साथ में आके काम करना पड़ेगा, तभी जो है पॉल्यूशन फ्री कर पाएंगे रिवर को, है ना? तो कोऑपरेशन, साथ में काम करने की बात होती है। रिकॉग्नाइज करना डाइवर्सिटी, और हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी भी है, तो इस पे भी फोकस करते हैं और यूनिटी पे भी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस ऐसी पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या एग्जाम्पल पता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मेंशन नहीं किया है वर्ड फेडरेशन। तो हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है इंडिया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है इंडिया के बारे में? आर्टिकल 1 जो है संविधान का क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। शैल बी बोला है मतलब कंपलसरी है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। और स्टेट्स जो है एंड टेरिटरीज जो है, जो हमारे देश का पूरा एरिया है ना, जो इनके बारे में सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला, यूनाइटेड स्टेट में फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, पर हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ओके, तो फेडरेशन वर्ड हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है कहीं भी। अब देखो, डिवीजन ऑफ पावर होता है, टू सेट्स होते थे, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है जो क्रिएट किए हैं हमारे संविधान ने। फर्स्ट तो है पूरा एंटायर नेशन, जो पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या कहलाएंगे? वो यूनियन गवर्नमेंट कहलाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। ओके, एंड दूसरा यूनिट होता है स्टेट लेवल पे। अभी हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट की गवर्नमेंट है अलग अलग, है ना? वो दीज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। और इस ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट है यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स दी गई है संविधान ने। तो स्टेट के साथ में काम करना है नेशनल गवर्नमेंट को। हाँ, स्टेट जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जाके काम नहीं कर सकते और देश के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेट जो होते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है सबॉर्डिनेट नहीं होती है यूनियन गवर्नमेंट की। तो क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है, इनकी एरिया ऑफ एक्टिविटी बताई गई है, स्टेट्स की पावर पूरी लिखी हुई है संविधान में। ओके, और जो इनका कामकाज का जो एरिया है, जो लिस्ट हमने आपको बताया था ना, 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो नेशनल लेवल जो पार्लियामेंट है ना, वो कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट्स के सब्जेक्ट दिए गए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हेल्थ, ओके, पुलिस हो गया। ठीक है, हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया। तो ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही जन कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। ओके, और जहाँ जो भी बनाता है, जैसे कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है, पार्लियामेंट ने अगर कानून बना दिया, पर स्टेट अगर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ले लेते हैं तो स्टेट का कानून चलता है। ओके, तो अगर कोई डिस्प्यूट है जो भी पावर से रिलेटेड आता है ना, जो कि कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर जो स्टेट लिस्ट पे है, ठीक है, पर क्या किया नेशनल गवर्नमेंट जो है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने कानून बना दिया। तो अब स्टेट जो है अपनी पावर्स को लेके बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं कि हमारी पावर छीनने की कोशिश की जा रही, तो वो पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर आती है हमारी जुडिशरी, ठीक है? जुडिशरी आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट है, तो इनकी पावर को सॉल्व करते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर्स लिखी गई हैं, वो पूरी एक्सप्लेन करते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो सारा फिर जुडिशरी एक्सप्लेन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर इनके सब्जेक्ट बनाए हुए हैं, जो कि अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन, यूनियन के भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, स्टेट के भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एक चार्ट दिया है, वो हम पढ़ेंगे, है ना? नीचे है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई है पावर्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इनकी।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है डिवीज़न ऑफ पावर में, जो पावर का डिवाइड किया गया है ना सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो जो पावर डिवीज़न है तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर का डिवीज़न भी है, जो टैक्स से रिलेटेड पावर हो गई है ना, तो सेंट्रलाइज्ड है इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंशियल पावर और इकोनॉमिक पावर जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। स्टेट के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, पर इनके पास में रेवेन्यू सोर्सेस उतने नहीं है। यहाँ पर ना फाइनेंस कमीशन का काम आ जाता है। आर्टिकल 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन सेटअप करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटअप करते हैं। अभी जो है हमारे यहाँ 15th फाइनेंस कमीशन चल रहे हैं अपने देश में, जो कि टैक्स की रेवेन्यू सबको जाती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में बाँटते हैं ये, ठीक है? तो स्टेट को कितना पैसा देना है, कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है, ठीक है? पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है ये, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो लोग थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे भी दिया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन ये काम करते हैं, प्रेसिडेंट इनको सेटअप करते हैं। ओके, तो अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन इसको हेड कर रहे हैं एनके सिंह। ओके, 2026 तक है ये, ठीक है? तो 2026 तक है, उसके बाद से न्यू फाइनेंस कमीशन आएँगे, 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि अपॉइंट कर दिए गए हैं, अरविंद पनगरिया नाम है उनका, हाँ। तो वही अपॉइंट किए गए हैं, तो वो 15th फाइनेंस कमीशन है। ओके, इसमें 4 मेंबर होते हैं और 1 चेयरमैन होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो चार्ट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में जो है ये 3 चीज़ें दी गई हैं। 7th शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में भारत के बारे में भी हमने आपको बताया था, है ना? आर्टिकल दिया है इंडिया दैट इज़ भारत, जो इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पर देखो 3 लिस्ट दी गई हैं 7th शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट है तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मतलब कि पार्लियामेंट इनमें लॉ बनाते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आता है, नेशनल गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने देश में पूरी, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बॉम्ब वगैरह भी बनाए जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें, और एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर हो गई जो जनरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, जो पावर जनरेशन होता है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके। फॉरेन अफेयर से रिलेटेड दूसरे देशों के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, वॉर एंड पीस वगैरह, है ना? शांति बनानी है किसी देश के साथ में कि उसके साथ हमें फाइट करना है। बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवेज़ हो गया पूरे देश में हमारे यहाँ, तो मतलब लोग, कुछ देशों की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं होती जितने लोग हमारे यहाँ रेलवेज़ में ट्रैवल करते हैं ना। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज़ हो गया, पोर्ट्स हो गया, फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी एंड कॉइनेज। तो यहाँ पर जो है यूनियन लेजिस्लेचर है वो कानून बनाने की पावर रखते हैं, ठीक है? इन मैटर्स पे ये कानून बनाते हैं। सेकंड कौन-सी लिस्ट हो गई? सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। तो इसमें जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, प्रिज़न, जो जेल हो गए ना उससे रिलेटेड कानून, लोकल गवर्नमेंट हो गया जो कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी होती हैं, ठीक है? तो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? सॉरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं। पब्लिक हेल्थ हो गया, मतलब कि हेल्थ सब्जेक्ट किस पे आया? हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये कहाँ पर है? ये स्टेट लिस्ट में है, पर इसको जो है बोला जाता है, फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया था जो हेल्थ सब्जेक्ट है इसको स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो। जैसे कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, वैसे ही हेल्थ को भी जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, क्योंकि हेल्थ जो है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। ज़मीन से रिलेटेड कानून हो गए, लिकर हो गया, जो शराब वगैरह होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गई, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस, तो इनके अंदर आता है। तो इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड लिस्ट है जिस पे दोनों जन कानून बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे कि सब्जेक्ट हो गए, एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर की ज़मीन को छोड़ कर के दूसरी जो ज़मीन होती है उनको ट्रांसफर करने का जो रहता है, तो इस पे भी कानून बना से। फॉरेस्ट हो गया और जो वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स है ना, वो भी इसी के अंदर आते हैं। ट्रेड यूनियंस हो गए, अडल्ट्रेशन हो गया, अडॉप्शन एंड सक्सेशन हो गया, ठीक है? तो जो यूनियन है हो गया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे कानून बनाते हैं। ओके, फिर आती है रेसिडरी पावर। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मेंशन नहीं है इन तीनों लिस्ट में, ओके, पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उन पे भी कानून बनाना ज़रूरी होता है। तो उस पे काम कौन करता है? रेसिडरी पावर होती है यूनियन लेजिस्लेचर के पास में, ठीक है? मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट इस पे कानून बनाती है। यूनियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं मतलब कि पार्लियामेंट इस पे कानून बनाते हैं, ओके? जैसे कि साइबर लॉज़ हो गए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है ना, इसको काउंटर करना, प्राइवेसी रिलेटेड कानून हो गया।
प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, है ना? तो ये सारे रेसिडरी पावर में आ गए, क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी हो गया, है ना? तो ये सब्जेक्ट की पावर जो होती है, रेसिडरी पावर्स जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फेडरलिज्म उसके साथ में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में ना फेडरल सिस्टम इस टाइप का है। दूसरे अगर देखें जैसे कि यूएस में, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर सिमिलर ही है। पर हमारे देश में देखें ना, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ताकि इसलिए ऐसा बना है, क्योंकि हमारे देश को ताकि यूनाइट रख सकें, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तभी यूनाइट रह पाएगा ना देश। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सेंट्रल स्ट्रांग, मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है ना उसको बहुत स्ट्रांग बनाया है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम भी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो हमारा संविधान बनाने वाले थे, वो मानते थे कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा संविधान लाएँ कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रहे, वो डाइवर्सिटीज़ को अपने साथ में लेकर के चले, है ना? उसको भी जो है अकोमोडेट कर लें। पर ना वो ऐसा क्रिएट भी करना चाहते हैं कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट करना चाहते थे, ताकि ना डिसइंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम ना आए, और जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो चेंज है, मतलब कि देश को यूनाइट रख सके एंड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी कर सके देश में, है ना? तो सोसाइटी से रिलेटेड चेंजेस भी करेंगे, तो हो सकता है सोसाइटी में लोग नाराज़ हो जाएँ, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चेंज होता है तो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि सेंटर के पास में ऐसी पावर्स हों हमारे देश में, क्योंकि ना जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर ना, जो हमारी प्रोविंसेस तो डिवाइड थी, जो ब्रिटिश ने डिवाइड किए हुए थे स्टेट्स, पर 500 से ज़्यादा तो प्रिंसली स्टेट एग्ज़िस्ट करते थे, जो राजा-महाराजा वाले, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना और नए स्टेट क्रिएट किए, है ना? तो ना जो अलग अलगाव वाली बात और ये सब अलग ना हो देश से, है ना? यूनाइट रहे हमारा देश, इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर उसके बाद में जो यूनिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा था ना, आप देखो ना पार्टीशन के बाद इतना कुछ देखने के बाद में जो जो संविधान हमारा बनाया, तो कंसर्न तो रहेगा। आप अपने हिस्ट्री जो आपकी पास्ट है, उससे सीखते हो ना कि क्या-क्या गलती है, तो मतलब कि कुछ और प्रॉब्लम, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा आई तो अपन कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, वो मानते थे कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमारे देश में, उसको हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वो कोऑपरेशन में काम करेंगे स्टेट के साथ में, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, कुछ जानते ही नहीं थे, और लिटरेसी की भी तो डेफ़िनेशन भी इतनी ख़राब है। मतलब कि जो ना, जहाँ तक लिटरेसी की जो 7 जो है, मतलब कि जिसको अपना नाम लिखना आता है और जो है पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, उसको लिटरेट मान लेते हैं, है ना? तो मतलब स्कूल एजुकेशन भी ना हो फिर भी वो लिटरेट माना जाता है इंसान। इनइक्वालिटीज़ भी थी बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और ना प्लानिंग की ज़रूरत थी एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। सभी लोग जो है स्टेट्स के साथ में काम करें, है ना? उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो वो टफ डिसीजन भी लेगा, है ना? तो कंसर्न था कि यूनिटी भी रहे साथ में, सब सारे स्टेट साथ में चलें और डेवलपमेंट भी हो। तो यही चाहते थे हमारे संविधान बनाने वाले, इसलिए उन्होंने एक जो मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की, है ना? तो मतलब पावर्स ज़्यादा दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जिससे हमें पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो क्या-क्या चीज़ है जिससे हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है? जैसे कि जो वेरी एक्सिस्टेंस, जो स्टेट का एग्जिस्टेंस है ना, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, पूरी हैंड्स इन द, मतलब कि पार्लियामेंट के हाथों में है पूरा। अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक स्टेट को तोड़ करके 2 स्टेट में कर दे, 4 स्टेट में डिवाइड कर दे, या फिर कई स्टेट को मिला करके एक बड़ा स्टेट भी बना सकते हैं। और पार्लियामेंट ना, ज़रूरी नहीं है कि स्टेट से पूछ के ये करे, ओके? तो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो फॉर्म कर सकते हैं नया स्टेट, सेपरेट कर सकते हैं किसी भी स्टेट को, और यूनाइट भी कर सकते हैं 2 स्टेट और 2 से ज़्यादा स्टेट को। ठीक है? तो ये जो है बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं स्टेट्स की, और उनका नाम भी बदल सकते हैं स्टेट का, ठीक है? जैसे कि हमने आपको बताया था ना, तमिलनाडु मद्रास था पहले, फिर तमिलनाडु उसका नाम कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये पावर दी है, ये सेफगार्ड दिया है, जो है
मतलब एक बार व्यू ले सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, पर ये बाइंडिंग नहीं होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर मना भी करेगा ना, फिर भी जो है पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही पावरफुल जो है, उन्होंने क्या दिया है, इमरजेंसी के प्रोविज़न दिए हैं। हमने आपको बताया था 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, ठीक है? 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है हमारे देश में। आर्टिकल 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 और 365 में आती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है? और आर्टिकल 360 में आती है कौन-सी? जो आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो हमारे देश में नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है पूरे देश में, है ना? 1975 में लगी थी। 1975 से लेकर के 77 तक लगी थी, है ना? हमारे देश में नेशनल और स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, तो कई बार लग चुकी है। मतलब ना कभी पहले तो स्टेट के इमरजेंसी ऐसे लगा देते थे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट अगर अलग-अलग जो है यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, तो वो क्या करते थे, अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम का चेहरा भी पसंद नहीं आया, तो वो सीएम की वो पूरी गवर्नमेंट को मतलब खत्म करवा देते थे। तो प्रेसिडेंट रूल लगवा देते थे वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो ना इतनी सारी पावर दी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट ये सब लगा सकती है, ओके? तो फेडरल पॉलिटी जो है स्टेट और सेंट्रल की पावर का डिवीजन है, उसको क्या कन्वर्ट कन्वर्ट करके वो लोग सेंट्रल सिस्टम कर देते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में ना इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और इमरजेंसी में पूरी पावर किसके पास में आ जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, पार्लियामेंट के पास में पूरी पावर आ जाती है। पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, जो स्टेट के सब्जेक्ट है ना, उस पे भी फिर पार्लियामेंट ही कानून बना लेती है। तो इमरजेंसी से रिलेटेड पावर देखें तो उससे भी आपको पता चलता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो पावरफुल है। ओके, तो दूसरे सर्कमस्टेंसेस की बात करें, दूसरी सिचुएशंस की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स भी है और उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, जो टैक्स का एलोकेशन वगैरह। तो पहले तो जो आइटम्स जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, जो भी पैसा जनरेट होता है ना, जिससे भी, जैसे कि टैक्स लगाया तो उससे पैसा आया, तो वो सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, तो स्टेट जो है ज़्यादातर डिपेंड ही रहते हैं ग्रांट पे, मतलब कि थोड़ा-थोड़ा पैसे देते रहते हैं जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता रहता है इनको, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो थोड़ा-थोड़ा पैसा देते रहते हैं। इसलिए जो है स्टेट थोड़ा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि ना जिस स्टेट में जो है सेम पॉलिटिकल पार्टी होती है, फॉर एग्जांपल अभी नेशनल लेवल पे बीजेपी है, ओके, तो अगर स्टेट लेवल पे भी बीजेपी है तो वहाँ पर वो लोग जो है उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा, और जहाँ पर दूसरी पार्टी रहती है वहाँ पर उनको ढंग से जो है पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो लोग फाइट भी करते रहते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेकंड चीज़ है कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है प्लानिंग, जो है प्लानिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया था, ताकि जो है रैपिड प्रोग्रेस कर सके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कर सके। प्लानिंग कमीशन याद है? प्लानिंग कमीशन होता था, तो इसको सेटअप किया गया था। तो ये ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, कानून के थ्रू भी नहीं बनाई गई, तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं थी ये। ये बस जो है एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी थी, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर थी। ये प्लान करते थे, 5 साल के 5 ईयर प्लान बनाया करते थे कि हमें देश में जो है कैसे डेवलपमेंट करना है। जैसे आप अपना प्लान बनाते हो ना, बनाते ही होगे, मतलब जो ईयरली प्लान बना लिया, ठीक है, इस महीने में ये काम करना है, वीकली प्लान बन गया, फिर ठीक है, डे वाइज़ फिर प्लान बनता है। तो वैसे ही हमें देश के लिए भी प्लान बनाया था पहले, ठीक है? तो प्लानिंग जो है उससे ना सेंट्रलाइज़ेशन होता है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारे देश में क्या कुछ भी काम करना है ना, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, तो वो सारा फैसला कौन ले रहा था? प्लानिंग कमीशन। फिर प्लानिंग कमीशन को हटा कर के 2015 में नीति आयोग ला दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको 2015 में लाया नीति आयोग। तो ये क्या करता, प्लानिंग कमीशन जो था टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है? ऊपर से ऑर्डर देता था और सारे स्टेट्स को वो फॉलो करना होता था। पर नीति आयोग जो था, ये जो है बॉटम अप अप्रोच होता है। इसमें जो है स्टेट के साथ में बैठ कर के बातचीत होती है और फिर नीचे से वो लोग पूरा डिस्कशन करते हैं
ओके। और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो प्लानिंग कमीशन अपॉइंट किया जाता था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी होती थी जो कि कंट्रोल करते थे, सुपरवाइज करते थे रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेट्स में। तो किस तरीके से उनको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है स्टेट्स को, मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, उसका जुडिशियसली आपको यूटिलाइज करना है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइज करके अपने देश में जो है ढंग से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, लोगों को एजुकेशन देना, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बिसाइड अगर देखें यूनियन गवर्नमेंट जो है इनके पास में जो है अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं कि इनको जो है ग्रांट्स वग़ैरह देना है, पैसे देना है कि नहीं देना है स्टेट्स को। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ का पैसे वग़ैरह हर चीज़ जो है, तो हमने आपको बताया ना ये पावर किसके पास में है, यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उस स्टेट के साथ में जो अपोज़िशन पार्टी जहाँ पर होती है। मतलब कि अगर नेशनल लेवल पे बीजेपी है, अगर दूसरे स्टेट्स में भी बीजेपी तो वहाँ पर उनको ढंग से सपोर्ट मिलेगा। पर अगर दूसरे स्टेट्स में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको कम सपोर्ट मिलेगा। इसके बारे में आप और जानोगे जो गवर्नर है ना, ये जो क्या करते हैं गवर्नर के साथ भी बहुत लड़ाई होती है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है? गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने आपको बताया था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ये बताते हैं प्रेसिडेंट को कि कौन से गवर्नर को किस स्टेट में अपॉइंट करना है। मतलब किस पर्सन को गवर्नर बनाना है किस स्टेट का। तो गवर्नर क्या रिकमेंड कर देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दो, ठीक है? और डिसॉल्व कर दो, जो असेंबली है ना स्टेट लेजिस्लेटर उसको खत्म कर दो। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब नॉर्मल सिचुएशन भी होती है, तब भी गवर्नर ना उसके उनके पास में बहुत पावर होती है, वो क्या करते कोई भी रिजर्व कर लेते हैं बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल की पावर होती है, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेचर में हर स्टेट के पास में बिल की पावर होती है 200 के अंदर, आर्टिकल 200 होता है। इसमें ना 4 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि असेंट दे दो आप बिल को, ठीक है? मतलब बिल को पास कर दो। दूसरा होता है बिल को होल्ड करके रख लो, ठीक है? ओके, कोई टाइम पीरियड नहीं है कब तक होल्ड करके रखते हैं। सेकंड फिर होता है क्या कि रिटर्न कर दो बिल को, ठीक है? इन्होंने रिटर्न कर दिया क्या? क्या हो गया? उप्स! ओके, फिर होती है रिटर्न करने की पावर। उप्स! अरे! फिर से हो गया। तो रिटर्न करने की पावर होती है, तो ये क्या करते हैं रिटर्न कर द मतलब कि ये जो बिल है ना, पहले तो हमने आपको बिल नहीं बताया ना, तो बिल के बारे में आपको पढ़ाया था ना, पहले वाले चैप्टर्स में कि कोई भी कानून बनने के पहले इसमें गवर्नर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। ये बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है और जब स्टेट लेजिस्लेचर इसको पास करती है, इसमें फिर क्या चाहिए होता है, गवर्नर का असेंट चाहिए होता है। गवर्नर अगर इसको असेंट नहीं देता है, हाँ नहीं करता है, इसको रख सकता है, होल्ड कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर को क्या किया इसने? रिटर्न कर दिया। फिर अगर दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर इसको पास कर देती है ना बिना किसी वो जो मतलब चेंजेस के भी, तो फिर गवर्नर के ऊपर कंपल्सरी हो जाता है इसको असेंट देना। चौथा ऑप्शन होता है इनके पास में रिजर्व करके रख लेना बिल प्रेसिडेंट के असेंट में। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ना जो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं रिजर्व करके, है ना? पर यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर साहब जो होते हैं ना, वो हर बिल को रख लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के लिए रख लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को काम नहीं करने देते। सुप्रीम कोर्ट कई बार डाँटते भी हैं गवर्नर को कि भाई जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, उनको अपना काम करने दो ना, कानून बनाने दो, है ना? केरला के गवर्नर थे उनने कई बार ऐसा किया, ठीक है? तो वहाँ पर जो है गवर्नर का जो बहुत ज़्यादा इश्यू चलता था। जो जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी गवर्नर के साथ में जो है बहुत ज़्यादा जो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में चलती है, ठीक है? फाइट होती रहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो डिले करवा देते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर मतलब कि स्टेट के कानून नहीं बनने देते वो, क्योंकि गवर्नर बिल रख लेते हैं, असेंट ही नहीं देते उस पे और गवर्नर के असेंट के बिना वो कानून बन ही नहीं सकता। वो एग्ज़ामाइन भी कर सकते हैं बिल्स को जो भी भेजे जाते हैं ना उसके ऊपर और वीटो भी कर सकते हैं कंप्लीटली मतलब कि अगर स्टेट का वो जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया ना यूनियन गवर्नमेंट को बिल, ये प्रेसिडेंट के लिए रखा मतलब कि क्या हो गया प्रेसिडेंट का असेंट मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट हो गई उनका असेंट, है ना? तो यहाँ पर बिल रखा इनकी मर्ज़ी है तो वो बिल को पास ही नहीं करते, फिर वो कानून बन ही नहीं पाता।
है ना? कई बार ऐसा होता है, ऐसी कोई ओकेशंस भी होती हैं जब ना डिमांड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनको ना स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे कुछ कानून बनाने हैं, ठीक है? तो पॉसिबल होता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में मोशन मूव मतलब कि एक रेज़ोल्यूशन लाया जाता है, उसको पास किया जाता है, फिर जो है राज्यसभा पावर देती है कि वो जो है कानून बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखा हुआ है कि स्टेट जो है उसकी एग्ज़ीक्यूटिव पावर है सेंटर की, तो वो सुपीरियर है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट से। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नमेंट की पावर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास में ज़्यादा पावर है सेंट्रल के पास में, और सुपीरियर है वो स्टेट की पावर से। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट है चूज़ कर सकती है, इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर देखो एक आर्टिकल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, आर्टिकल 257 में दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव जो है पावर है, एवरी स्टेट जो है उनको क्या करना है कि वो मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट की पावर में कोई भी बाधा ना डाले, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो उनकी पावर जो है इतनी भी है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट को कि किस दिशा में आपको काम करना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। और अगर ज़रूरी होता है तो वो स्टेट को जो है डायरेक्शन देते हैं काम करने के लिए। ओके, तो आपने जो है पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा ही है, एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, लेजिस्लेचर के बारे में, जुडिशरी हर चैप्टर के बारे में, है ना? तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड सिस्टम देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, है ना? जो आईपी आईएएस हो गया, है ना? आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गए, तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये कॉमन होती है एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में हमारे। तो ये चूज किए जाते हैं और फिर इनको भेज दिया जाता है कहाँ पर, स्टेट के अंदर काम करने। मतलब कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है? इनका सिलेक्शन होता है जो सेंट्रल लेवल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी जो है, ये सिलेक्शन करते हैं इनका, और इनको जो है भेज दिया जाता है कहाँ पर, इनकी ट्रेनिंग वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, पर जो है जो नेशनल लेवल पे होता है, पर इनको काम करने के लिए स्टेट में भेजा जाता है। आईएएस ऑफिसर जो है कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाते हैं, और इनका कंट्रोल कहाँ किसके पास में रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। स्टेट जो है ना तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, ना ही इनको रिमूव कर सकते हैं इनकी सर्विसेज से। मतलब कि रिमूव करने की पावर और इनके खिलाफ एक्शन लेने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ओके, तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। अब ये देखो आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 जो है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है प्रोटेक्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को, जो प्रोटेक्ट करती है जो भी पर्सन है ना, जो भी मतलब कि ये पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं अगर कोई जो जो भी पर्सन है मार्शल लॉ के दौरान अगर कोई एक्शन लेता है तो। मतलब कि मार्शल लॉ जब लगता है ना, तो पूरी पावर जो है आर्मी के पास में आ जाती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं रिस्टोर करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, है ना? तो वो इस काम के लिए जो उनके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है। अगर वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले लेते हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही आ जाता है, पार्लियामेंट उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये प्रोविज़न जो है स्ट्रेंथ करता है, मतलब पावर जो इतनी सारी यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है, तो उसको एक और पावर मिल गई, है ना? तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, अफस्पा है ये जो एक्ट, इसके खिलाफ ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी रहती है ना, मतलब कि जो वहाँ पर ना जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, जो कि फाइट करते हैं, इंटरनल इनसिक्योरिटी बना देते हैं, मतलब सिक्योरिटी का चैलेंज आ जाता है वहाँ पर, जो वहाँ पर जो अटैक करने लगते हैं वो, है ना? तो उस एरिया में ना आपसवा लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो है आर्मी के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है, मतलब बहुत सारी पावर आ जाती है। आर्मी जो है किसी के भी घर में जो है सर्च कर सकती है, किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है ना? इवन जो है मार भी सकते हैं, ओके? तो वो शूट भी कर सकते हैं। तो इस पावर की वजह से जो है टेंशन हो जाती है, जो जनता है और आर्म्ड फोर्सेस हैं, ओके? तो उनके बीच में, और स्टेट जो है वो भी उनके बीच में भी। इतना समझ गए? अब देखो कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडियाज़ फेडरल सिस्टम, तो हमारा जो भारत देश का फेडरल सिस्टम है ना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। जो हमने अभी पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना वेरी स्ट्रॉन्ग पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि सेपरेट आइडेंटिटी भी है रीजन की, है ना? जो पर्टिकुलर रीजन से बिलॉन्ग करते हैं लोग, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी भी है, पर वो ज़्यादा पावर फिर भी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी है ना स्टेट की, वो एक्सेप्ट तो की है, वो नेचुरल भी है।
तो इसमें क्या चाहेंगे, स्टेट चाहेंगे कि उनको ज़्यादा पावर मिले, है ना? उनको ज़्यादा ग्रेट रोल, ज़्यादा उनका रोल हो जो गवर्नेंस में, क्योंकि जो है उनकी आइडेंटिटी है, उनका एरिया है, उसको गवर्न करें वो, है ना? इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट्स ना बहुत सारी डिमांड करते हैं, ठीक है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम देखें ना, तो स्टेट जो है बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं कि उनको और ज़्यादा पावर दो, ठीक है? पावर की डिमांड करते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ओके? तो इसकी वजह से टेंशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो लीगल डिस्प्यूट भी हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, या फिर 2 स्टेट, 3 स्टेट्स के बीच में भी, ठीक है? तो इसको फिर जुडिशरी सुलझाती है ना? तो डिमांड करते हैं ये ऑटोनॉमी की भी, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दो, ये अपनी मनमानी करते रहे, है ना? तो पॉलिटिकल नेचर में, ठीक है? कि ये कुछ भी करते रहें। जैसे कि पहले जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी हुई थी, पर उसकी वजह से वो हमारे देश के जो है यूनिटी के लिए थोड़ा, मतलब ऐसे प्रोविज़न्स थे कि अलग से फ्लैग था उनका, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस बस उसमें इम्प्लीमेंट होते थे, है ना? तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा ऑटोनॉमी देना भी ठीक नहीं होता है, ओके? तो इन सब का नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है इन इश्यू को, जुडिशरी इन इश्यूज़ को देखती है। अब देखो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, ठीक है? एक ढाँचा प्रोवाइड किया हुआ है, और उसका जो फ्लेश एंड ब्लड है ना, वो एक्चुअल प्रोसेस जो है पॉलिटिक्स की, उसके थ्रू आता है ना? मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ़ फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, एक ढाँचा प्रोवाइड किया है। तो फेडरलिज़्म जो भारत में देखने को मिलता है ना, ये ना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किससे, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चला है, चेंज हुआ है जो हमारे यहाँ नेचर पॉलिटिक्स का, है ना? जो रियल चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। उसकी वजह से जो कैसे शेप हुआ ना फेडरलिज़्म, वो देखते हैं। 1950s और 1960s में ना फाउंडेशन रखा गया हमारे यहाँ फेडरलिज़्म का, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना? मतलब कि उस टाइम पर ना फेडरलिज़्म बड़ा अच्छा चला करता था, मतलब सेंटर एंड स्टेट के बीच में अच्छे से वो लोग रहते। क्यों रहते थे वो लोग अच्छे से? बिल्कुल फाइट नहीं करते थे पावर्स के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही थी, उसका डोमिनेंस था। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, उनका डोमिनेंस था सेंट्रल पे भी और स्टेट पे भी, क्योंकि नए-नए आज़ाद हुआ था देश, तो थोड़ा वो जो ना लोगों के मन में वो थोड़ा था। ओके, एक्सेप्ट ऑन द इश्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिर्फ एक इशू बस था जो नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था ना, लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाओ। बाकी रिलेशन जो थे ना सेंट्रल एंड स्टेट के, वो अच्छे नॉर्मल थे, ठीक है? बहुत टाइम तक स्टेट जो थे उन वो बहुत होपफुल भी थे कि वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, और उनको ग्रांट भी मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से। पर ना ऑप्टिमिज्म भी था अच्छा खासा, वो सोच रहे थे, पॉजिटिव रह रहे थे, सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट डिजाइन कर रही थी सेंटर, उस तरीके से वो लोग काम भी कर रहे थे। 1960s के बाद में, मिडल ऑफ द 1960s, कांग्रेस का डोमिनेंस ना थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि लोग अब फेड अप हो चुके थे, है ना? मतलब कि एक टाइम तक आप किसी को झेल नहीं सकते, ओके? तो लोग अब थोड़ा समझ रहे थे, ठीक है? आज़ाद करने वाले लीडर्स तो चले गए थे, अब नए जो लीडर्स आ रहे थे, है ना? तो बहुत सारे स्टेट्स थे, उनमें अपोज़िशन पार्टीज़ पावर में आने लगी, ठीक है? तो नई-नई पार्टीज़ भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ आने लगी रीजनल लेवल पे। तो उन्होंने डिमांड किया ग्रेटर पावर, और ज़्यादा पावर चाहते थे वो लोग, और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहते थे स्टेट की। अब वो सेंट्रल के नीचे दबके नहीं रहना चाहते थे, उनको और पावर चाहिए थी। तो जो डिमांड्स थी ना, तो उसकी वजह से डिफरेंट पार्टीज़ राइज़ हो रही थी। तो है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कुछ स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ गई। तो ये भी इश्यू हो रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट ना प्रोटेस्ट करने लगी थी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अननेसेसरीली इंटरफेरेंस करती है गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में फालतू में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब उनको अब अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? कांग्रेस जो थी वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल थी नहीं कि आइडिया जो थी डील करने का, जो गवर्नमेंट को जो अपोज़िशन पार्टी से, मतलब कि ना उस टाइम पर क्या हो रहा था, कोएलिशन एरा भी शुरू हो गया था। पहले तो कांग्रेस का डोमिनेंस चला कई सालों तक, फिर उसके बाद में कोएलिशन एरा आया, मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करके रूल कर रही हैं। ठीक है? तो उनके साथ में डील करना तो बहुत ही डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट चीज़ थी।
है ना? मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरे वोट नहीं मिल रहे हैं, थोड़े-थोड़े वोट हर पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहे हैं। तो बहुत ही जो है इसकी वज़ह से क्या हुआ, बर्थ हुआ किसका, कांसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी का इन फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम में जो है ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगी, स्टेट स्टेट अपनी पावर्स की डिमांड करने लगी। वरना अगर एक ही पार्टी पूरे जो रूल करती रहती ना, तो वो क्या होती है, अथॉरिटेरियन भी हो जाती, वो अपनी मनमानी भी करने लगती। अब जो है इनके ऊपर चेक लगने लगा था, कोएलिशन जो गवर्नमेंट आने लगी थी, नई पॉलिटिकल पार्टी का राइज़ हो रहा था। है ना? अपोज़िशन पार्टीज़ आने लगी थी। 1990s के बाद में जो कांग्रेस का डोमिनेंस था, वो कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, खत्म ही हो गया था। एरा ऑफ कोएलिशन आ गया, हमने आपको बताया ना, तो वहाँ पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया अब कोएलिशन का एरा। मतलब कि देख रहे हो, अभी स्टेट गवर्नमेंट में आया धीरे-धीरे कोएलिशन का एरा, मतलब स्टेट्स में अब कांग्रेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको डील करना पड़ रहा था स्टेट की कोएलिशन के साथ में, अलग-अलग पार्टी के। अब जो है सेंट्रल लेवल पे जो कोएलिशन आने लगा, मतलब कि अलग-अलग पार्टी गठबंधन करके सरकार बना रही हैं, ठीक है? तो स्टेट्स जो हैं डिफरेंट पार्टीज़ के थे, नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल के भी, तो वो लोग पावर पे आ रहे थे, है ना? तो बहुत ही खिचड़ी पक गई थी। इसकी वजह से जो है स्टेट की जो पावर बढ़ गई थी और स्टेट का जो है बोलना भी बढ़ गया था। रिस्पेक्ट हो रही थी किसकी? डाइवर्सिटी की, क्योंकि सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, अपने-अपने इश्यूज़ को उठा रहे थे और ज़्यादा जो है क्या शुरू हो गया था, मैच्योर फेडरलिज़्म, और ज़्यादा अच्छा फेडरलिज़्म उभर के आ रहा था, क्योंकि स्टेट भी अपनी पावर्स की डिमांड कर रहे थे, अपने इश्यूज़ को उठा रहे थे, ठीक है? तो सेकंड फेज़ देखने को मिला, जो ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ती गई, ठीक है? और ये पॉलिटिकल भी होती गई। फिर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, तो कई सारे स्टेट जो थे और इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, टाइम टू टाइम वो डिमांड करते थे कि स्टेट जो है उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दो, ठीक है? मतलब कि वो अपने मर्ज़ी से काम कर सकें, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। ओके? पर ऑटोनॉमी जो है इसका कई सारा मतलब होता है, डिफरेंट थिंग्स होती है ऑटोनॉमी डिफरेंट स्टेट के लिए। मतलब अलग-अलग स्टेट के लिए ऑटोनॉमी का मतलब अलग-अलग है। और क्या मतलब है अलग-अलग? अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग पार्टीज़ के लिए, तो क्या मतलब है ये देखते हैं। समटाइम्स जैसे कि डिमांड कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स जो है ना, जो पावर का डिवीज़न है चेंज कर दो, फेवर दो ज़्यादा स्टेट को, ज़्यादा पावर किसको दो? स्टेट्स को। तो ऐसी डिमांड कौन करता था? तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल और कई सारी पार्टी जैसे कि डीएमके, अकाली दल, सीपीआई जो एम है। फिर उन्होंने डिमांड की ऑटोनॉमी पावर के सेंस पे, ठीक है? अनदर डिमांड, दूसरी डिमांड क्या थी स्टेट्स की, कि वो जो है इंडिपेंडेंट चाहते थे सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब इनका जो पैसे का सोर्स है ना, इनको डिपेंड किसके ऊपर रहना पड़ता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ये चाहते थे ज़्यादा कंट्रोल हो इनका रिसोर्सेज़ के ऊपर, तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। जैसे कि लेफ्ट फ्रंट जो पार्टी है 1977 में, तो वेस्ट बंगाल में, तो इन्होंने बोला, ये डॉक्यूमेंट लेके आए कि सेंट्रल स्टेट का जो पूरा रिलेशन है उसको रीस्ट्रक्चर करो। और जैसे कि ऑटोनॉमी डिमांड की तमिलनाडु ने, पंजाब ने भी, कि ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दो, हम अपने पैसे जो हैं खुद से, मतलब टैक्स वगैरह लगा कर के कमाने लगे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारा जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहें। थर्ड एस्पेक्ट था कि ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मतलब कि ज़्यादा पावर स्टेट के पास में हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ओके, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे कि पुलिस हो गया, प्रिज़न हो गया, वैसे ये तो इनकी लिस्ट में था ही, मतलब ये और ढंग से काम कर सके, कंट्रोल कर सके सारी चीज़ों को, है ना? जो भी कामकाज चल रहा है उनके स्टेट में। फोर्थ था कि ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की? कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यू में, ठीक है? कल्चर से रिलेटेड और जो लैंग्वेज के रिलेटेड है ना, कि जो अपोज़िशन था हिंदी का अपोज़िशन करते थे, जैसे कि साउथ में स्टेट ना तमिलनाडु हो गए, डिमांड करते थे कि पंजाबी जो है उसको लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर जो है उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, है ना? सम स्टेट जो है उनको लगता था कि डोमिनेंस कर रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग एरिया है दूसरों के ऊपर, हिंदी बोलने वाले दूसरों के ऊपर डोमिनेंस कर रहे हैं, तो ऐसी भावना आ रही थी उनके अंदर, है ना? तो 1960 में ना, तो बहुत ज़्यादा एगिटेशन भी हुआ था कि वो लोग ना बोलने लगे कि तुम लोग तो थोप रहे हो हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज, है ना? तो ये सब भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी इश्यू आ रहा था। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखी किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना? कुछ एग्जांपल देखिए, टाइम के साथ-साथ और चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, है ना? तो आज भी जैसे कि दूसरे रिवर का जैसे पानी की इश्यू उठ जाता है, जो रिवर के पानी के लिए लड़ने लगते हैं स्टेट, जैसे कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट कई सालों से चला आ रहा है। ओके, तमिलनाडु के बीच में, पौंडीचेरी, केरला, कर्नाटका के बीच में। तो ऐसे ही कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ओके, अब गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम थर्ड
जो पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।